हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं किस कंडीशन में कहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होंगे, मान्य नहीं होंगे? क्या होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, क्या है इनकी इम्पोर्टेंस और भी बहुत कुछ, जैसे कैसे इनको अमेंड किया जा सकता है, हमारे इस वीडियो लेक्चर में आपको जानने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन से रिलेटेड, जिसको किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने 1215 में लागू किया था। इसीलिए दोस्तों, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो आप ध्यान रखें पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पहले हमारी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में एक और राइट जुड़ा होता था, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था, और ये आर्टिकल 31 के अंडर आता था। लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको डिलीट कर दिया गया। अब हम एक एक फंडामेंटल राइट की थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक मेंशन किया गया है। राइट टू इक्वालिटी ये गारंटी करता है कि सभी को इक्वल राइट्स मिलें, किसी भी रिलीजन के चलते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी जेंडर, लड़की हो या लड़का हो, या कास्ट या रेस, गोरा हो या काला हो, या उसका कोई भी जन्म स्थल हो, इन आधारों पर उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबको इक्वल राइट्स प्रदान किए जाएंगे। राज्य, सेना या विद्या के सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि किसी को देना या फिर अनटचेबिलिटी को ये साथ ही साथ बैन करता है, गैर कानूनी घोषित करता है। नंबर 2 है हमारा राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फ्रीडम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को फ्रीडम गारंटी करता है। हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर बहुत से राइट्स आते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के कहीं असेंबली एकत्रित होने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी ग्रुप में, संस्था में या उसको बनाना, इस चीज़ की हमें आज़ादी प्रोवाइड करता है। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत की टेरिटरी में आप कहीं भी जाके अपना रेसिडेंस कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि स्टेट हैव राइट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस राइट्स। स्टेट के पास अधिकार है कि वो आपके इन राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सके, बैन लगा सके। किन आधारों पर? जहाँ पर स्टेट सिक्योरिटी की बात हो, पब्लिक मोरालिटी की बात हो, डिसेंसी की बात हो, या फिर किसी फॉरेन कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस की बात हो। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप अपने अधिकारों का इन चीज़ों के ऊपर बुरा इफ़ेक्ट डालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके अधिकारों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नंबर 3 पे हमारा आता है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हमारे आर्टिकल 23 और 24 के अंदर मेंशन किया गया है। ये राइट मानव तस्करी, बैगिंग, बच्चों का बैगिंग में इस्तेमाल होना, जैसे हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे गिरोह पकड़े जाते हैं जो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं या उनसे भीख मंगवाते हैं, या फिर किसी भी अदर फॉर्म में फोर्स लेबर, किसी से ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाता है, उस सब चीज़ों को ये बैन करता है, प्रोहिबिट करता है।
इट ऑल्सो इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, बच्चों का फैक्ट्री में काम करना भी ये बैन करता है। हमारा संविधान 14 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना किसी भी हैज़ार्डस यानी ख़तरनाक कंडीशंस के अंदर बैन करता है। हैज़ार्डस कंडीशंस लाइक केमिकल फैक्ट्रीज या और अदर फैक्ट्रीज या कुछ भी ऐसा जो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। नंबर 4 पे हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर मेंशन किया गया है। यही वो राइट है जो हमारे सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकुलर यानी कि हम सभी ही धर्मों को बराबर से इज्जत और मान देते हैं, हम किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ नहीं हैं। आप इस राइट को, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को मेंशन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में जो पूछा जाए सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। ये राइट कहता है कि स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। हर एक सिटीज़न को अधिकार है कि वो अपने जिसमें वो मान्यता रखता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है फ्रीली। साथ ही साथ अपने उस धर्म के इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। नंबर 5 पर हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि हमारे आर्टिकल 29 और 30 के अंदर मेंशन किया गया है। ये जो राइट्स हैं ये राइट्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो कि माइनॉरिटीज़ हैं उनके रिलीजियस, कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व करने में मदद करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ एजुकेशनल राइट इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स को बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन लेने का, पढ़ाई करने का अधिकार है। हम अपनी आने वाली सीरीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेक्चर्स के अंदर इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक एक फंडामेंटल राइट्स को, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन हम उसके अंदर स्टडी करेंगे। अभी ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस के लिए बनाई जा रही है। और नंबर 6 पे हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 से लेकर 35 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेमेडीज़ यानी उपाय उनको गारंटी करता है कि अगर सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स वोलेट हों, उनके फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के साथ हानि की जाए, कोई भी सरकार किसी के भी फंडामेंटल राइट को हानि नहीं पहुंचा सकती। द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन और कर्ब एनीवन्स राइट। जब ये राइट्स वोलेट होते हैं तो पार्टी जिसके राइट वोलेट हुए हैं वो कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकता है। और जब भी फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं तो सिटीज़न सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अप्रोच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंस फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी के जैसे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दे आर एसेंशियल फॉर सेफ गार्डिंग द पीपल्स इंटरेस्ट। ये लोगों को इंटरेस्ट को सेव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आर्टिकल 13 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जितने भी कानून, जो भी कानून गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए या फिर एग्जिस्टिंग कानून, जो पहले कानून है जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स वोलेट हों, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुँचे, वो सब वॉइड होंगे। वो सब लॉज गैर कानूनी होंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुँचाते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। किस ग्राउंड पर? कि जब वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करेंगे। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑर्डिनरी लीगल राइट्स से बहुत ही अलग हैं, जिस प्रकार से वो एनफोर्स यानी लागू किए जाते हैं। जैसे कि हमारा अगर कोई ऑर्डिनरी राइट वोलेट होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, हमें पहले लोअर कोर्ट्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी। लेकिन अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वोलेट हो जाता है तो हम सीधा जाकर, जो पीड़ित व्यक्ति है वो सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है। फंडामेंटल राइट्स वोलेशन के केस के अंदर पीड़ित व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट ही अप्रोच कर सकता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जहाँ पर मिलिट्री लॉ लागू होगा, मार्शल लॉ या फिर मिलिट्री रूल लागू होगा, वहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स उस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होंगे, मान्य नहीं होंगे।
नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि कोई भी सिटीज़न ऑफेंस नहीं करेगा तो वो हमें प्रिवेंट करता है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से। आर्टिकल 20 में ये भी मेंशन है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके सिर्फ तभी वो अमेंडमेंट वैलिड होगी जब तक वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर यानी हेर बदल ना करें। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। हम इनकी वोलेशन से रिलेटेड कोर्ट में जा सकते हैं, यहाँ तक कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वोलेट हों। किसी अदर ऑर्डिनरी लॉज की वोलेशन में हम सुप्रीम कोर्ट में सीधा अपील दायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में पीड़ित व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स हमारे एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। अगर बात हो कंडीशंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी एंड डिसेंसी एंड फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ विद फॉरेन कंट्रीज़, इनमें से किसी सब्जेक्ट पे बात हो तो स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बैन, पाबंद यानी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही प्रोवाइड किए गए हैं और फॉरेनर्स को नहीं प्रोवाइड किए जा सकते, और कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ साथ फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है वो राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15, जिसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 रंग के आधार पर गोरा या काला, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्ट कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई भी जेंडर हो, लड़का हो या लड़की हो, या कोई भी उसका जन्म स्थल हो, इन आधारों पर भेदभाव करने से पाबंद लगाता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 16, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। आर्टिकल 16 के अंदर आता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम की प्रोटेक्शन करता है, बोलने की, एक्सप्रेस करने की अपने व्यूज़ को, किसी एसोसिएशन में फॉर्म करने की उसको या उसके साथ जुड़ने की, असेंबल होने की, एक जगह पर एकत्रित होने की, मूवमेंट की या कहीं भी रहने की। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 29, जो हमारी माइनॉरिटीज़ के कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 30, जो माइनॉरिटीज़ को ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सके और उनको चला सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ राइट जो सिर्फ़ और सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया को ही प्रोवाइड किए जा सकते हैं। किसी भी फॉरेन कंट्री के सिटीज़न को ये राइट नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखते हैं ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो सिटीज़न ऑफ इंडिया के साथ साथ फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, भारतीय कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो या कोई फॉरेन का सिटीज़न हो। अगला हमारा राइट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन फॉरेनर्स के साथ साथ इंडियन सिटीजन्स दोनों को ही प्रोवाइड की जाएंगी। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, अपनी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को जीने का अधिकार सबको मिलता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार सबको प्रोवाइड होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जो अधिकार एक भारतीय नागरिक को अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड प्रोवाइड किए जाते हैं, वही अधिकार एक फॉरेनर को भी सेम प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मानव तस्करी
और ज़ोर ज़बरदस्ती से काम कराने पर पाबंद। भारतीय नागरिक के साथ साथ फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बच्चों का फैक्ट्रीज के अंदर काम करने पर पाबंद। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, कोई भी नागरिक अपना प्रोफेशन फ्रीली कर सकता है और प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन में किसी भी उसमें बिलीव करता है वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्री है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए उसको टैक्सेस से फ्रीडम प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में व्यक्ति को ये भी फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड कर सके और वर्शिप कर सके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस प्रोसीजर से किया जा सकता है? कौन उसको कर सकता है? आइए देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करना होगा, जो कि दोनों ही हाउसेस पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी के तहत पास होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 का सेकंड पार्ट कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे दूर कर सके। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट केस स्टडी। इन सज्जन सिंह केस ऑफ 1965 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। और 1967 में गोलकनाथ केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर 1973 में केशवानंदा भारती केस में कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंजेस पार्लियामेंट के थ्रू नहीं लाए जा सकते। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसी अमेंडमेंट पास करता है जिसका कॉन्फ्लिक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होता है, वो किसी भी टाइम जुडिशरी के द्वारा रद्द किया जा सकता है। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लियर किया द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आइए देखते हैं दोस्तों दो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। नंबर 1, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। दिस डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 13 के अंदर मेंशन की गई है, जिसके मुताबिक कोई भी जितने भी कानून हैं अगर उसमें फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो वॉइड होंगे। जितनी भी प्रोविज़न्स होंगी जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कन्फ्लिक्ट करेंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, वो सब वॉइड होंगी, ना कि सारा का सारा स्टैट्यूट। आइए दोस्तों देखते हैं हमारी नेक्स्ट डॉक्ट्रिन। नंबर 2 पर है हमारी द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है वो इनएक्टिव रहेगा, वो इलीगल नहीं होगा, बट वो एनफोर्सेबल भी नहीं होगा जब तक वो कन्फ्लिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स से। जैसे ही वो फंडामेंटल राइट्स के कन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाता है तो वो फिर से फोर्स के अंदर लाया जा सकता है। इट कैन बी एनफोर्सेबल। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ और सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर ही अप्लाई होती है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशन के एनेक्ट होने से पहले के जो लॉज हैं उनके ऊपर ही ये अप्लाई होती है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो भी लॉ बना है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है वो वॉइड एब इनिशियो यानी स्टार्टिंग से ही इलीगल कहलाया जाएगा। एक लॉ स्टूडेंट को डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसका एक बेसिक डिफरेंस है द स्कोप ऑफ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। जब फंडामेंटल राइट्स का स्कोप सिर्फ कंट्री के अंदर होता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का स्कोप वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करें, हम जल्द ही उनका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे।
और आने वाले समय में ऐसे ही और नॉलेज भरे वीडियोस हम लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।